आजकल अगर आप किसी चाय की दुकान पर के मेट्रो में, ऑफिस के लंच ब्रेक में या फिर घर की फैमिली व्हाट्सएप कॉल पर 5 मिनट बैठ जाओ, तो एक चीज कॉमन मिलेगी। हर किसी के पास कोई ना कोई गुस्सा है। कोई महंगाई पर नाराज है, कोई सिस्टम पर, कोई नेताओं पर, और कोई इतना परेशान है कि बोलता है, भाई अब न्यूज देखना ही बंद कर दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो सिर्फ राजनीति का नहीं था, बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ा मामला था। और जब किसी इंसान की जेब पर असर पड़ता है तो वो नाराज होता है, लेकिन जब उसकी आस्था पर सवाल उठते हैं तब मामला सीधा दिल तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि राम मंदिर से जुड़ी खबरें सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक बहस तेज हो गई। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कई लोगों ने आरोप लगाए कि मंदिर से जुड़े कीमती सामान और चढ़ावे को लेकर गड़बड़ियां हुई हैं। ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, इसकी जांच अपनी जगह है, लेकिन जनता का रिएक्शन देखने लायक था। कुछ लोग कह रहे थे, अगर भगवान के घर में भी सवाल उठने लगे तो फिर भरोसा आखिर कहां किया जाए। इसी बीच मंदिर समिति के एक पदाधिकारी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया। इसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। फिर आते हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि भगवान राम के आभूषण, चांदी, सोना, हीरे जवाहरात और करोड़ों रुपए के चढ़ावे से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है, वही लोग पूरे मामले में शामिल हैं। यानी शिकायत भी उन्हीं के पास और फैसला भी उन्हीं के हाथ में। अब आम आदमी इस बात पर क्या बोले? यही कि भाई, अगर परीक्षा की कॉपी भी स्टूडेंट खुद ही चेक करे तो 100 में 100 तो आएंगे ही। केजरीवाल ने आगे दावा किया कि जनता बेहद नाराज है और कई लोग दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी गुस्सा साफ दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने लगे, इंटरव्यू आने लगे और अलग अलग लोग अपनी राय रखने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे विवाद के बाद मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जहां रोजाना लगभग 12 से 14 लाख रुपए तक का दान आने की बात कही जा रही थी, वहीं विवाद के बाद इसमें बड़ी गिरावट देखने का दावा किया गया। अब राजनीति में टाइमिंग भी बड़ी कमाल की चीज होती है। एक मुद्दा पूरी तरह शांत भी नहीं होता कि दूसरा दरवाजा खटखटा देता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। राम मंदिर विवाद की चर्चा अभी चल ही रही थी कि एक और कथित घोटाले को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, जनता जवाब मांग रही थी, लेकिन लोगों का कहना था कि सरकार की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यानी कहानी अब सिर्फ एक मुद्दे की नहीं रही, बल्कि सवालों की पूरी लाइन लग चुकी थी। और जब सवाल बढ़ने लगते हैं तब राजनीति का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। राम मंदिर वाले विवाद की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो आखिर जवाब कौन देगा, क्योंकि जनता को आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा जवाब चाहिए, और जवाब मिलते हैं या नहीं ये अलग बात है। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषण भी याद आने लगे, वही भाषण जिनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बातें होती थीं। कई लोग सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो शेयर करते हुए कहने लगे कि जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब होगा। तो फिर अब इन आरोपों पर भी कोई ठोस प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई दे रही? यहीं से विपक्ष को एक और मौका मिल गया सरकार पर हमला करने का। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। दरअसल राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बने 2 साल पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने इस मौके पर उनके काम का पूरा रिपोर्ट कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर किया। दावा किया गया कि इन 2 सालों में राहुल गांधी ने 42 बार संसद में अपनी बात रखी, 297 फील्ड विजिट किए और 25 राज्यों का दौरा किया। कांग्रेस का मकसद साफ था, वो ये दिखाना चाहती थी कि राहुल गांधी अब सिर्फ चुनावी भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि लगातार संसद और जमीन दोनों जगह एक्टिव हैं। कांग्रेस ने यह दावा भी किया कि कई मौकों पर सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ा और कुछ मामलों में यू टर्न भी लेना पड़ा। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा था, जबकि सरकार की अपनी दलीलें थीं।
यानी दोनों तरफ अपने अपने स्कोर बोर्ड चल रहे थे और जनता सोच रही थी, भाई असली स्कोर कौन बताएगा। लेकिन असली चर्चा तो उसके बाद शुरू हुई। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई। फोटो में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों के साथ मंच पर हाथ उठाकर खड़े दिखाई दिए। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने 5 सेकंड में अपनी पीएचडी शुरू कर दी। किसी ने लिखा, लगता है बड़ा खेल होने वाला है। दूसरे ने कहा, क्या एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा। और तीसरे वाले एक्सपर्ट तो ऐसे एनालिसिस कर रहे थे जैसे उन्हें अगले दिन कैबिनेट मीटिंग में जाना हो। असल में मामला क्या था, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया था। रेवंत रेड्डी के आने पर किसी को हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू वहां पहुंचे तब लोगों की भौहें जरूर ऊपर उठ गईं। वजह भी साफ थी, वे एनडीए का हिस्सा हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी का समर्थन सरकार बनाने में अहम माना गया था। कार्यक्रम के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने डी के शिव कुमार की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की। उन्होंने रेवंत रेड्डी की भी सराहना की और कहा कि वे अपने राज्य के हितों के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। बस यही बयान सोशल मीडिया के लिए काफी था। लोगों ने तुरंत अटकलें लगानी शुरू कर दी कि क्या नायडू धीरे धीरे कांग्रेस के करीब जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में अक्सर तस्वीरें, बयान और बॉडी लैंग्वेज तीनों मिलकर ऐसी चर्चाओं को जन्म दे देते हैं जो कई दिनों तक सुर्खियां बनी रहती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, इसकी वजह सिर्फ एक फोटो या एक तारीफ नहीं है। असली वजह है नंबर गेम। राजनीति में कई बार एक नेता से ज्यादा उसकी सीटें मायने रखती हैं, क्योंकि सरकार भाषणों से नहीं, बहुमत से चलती है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी, तब एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका काफी अहम हो गई थी। उन्हीं सहयोगियों में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी शामिल थी। उस समय उनका समर्थन सरकार बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। इस बीच एनडीए में दूसरे दलों के सांसद भी जुड़े हैं और गठबंधन का आंकड़ा पहले से मजबूत बताया जा रहा है। ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले जितनी राजनीतिक अहमियत सहयोगी दलों की थी, अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई दिखाई देती हैं। यहीं से चर्चाएं शुरू हुई कि अगर भविष्य में चंद्रबाबू नायडू अपना राजनीतिक रुख बदलते हैं तो उसका असर किन मुद्दों पर पड़ सकता है। खासकर 2 विषय बार बार चर्चा में रहे, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन। अब ये दोनों सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी सरकारी फाइल का नाम हो जिसे देखकर आधे लोग खुद ही टैब बंद कर दें। लेकिन असल में ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए संसद में व्यापक समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा रही कि बीजेपी अलग अलग दलों के सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अलग अलग दावों की अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्याएं हैं और इन्हें लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग मोर्चा खुल चुका था। यह मामला था छात्रों के आंदोलन का। अगर आपने पिछले कुछ दिनों की खबरें देखी होंगी तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कई छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। धीरे धीरे यह प्रदर्शन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें अपनी आवाज जोड़ने लगे। यहीं पर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने पहले भी शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। इस बार भी उन्होंने आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं, एक शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी और दूसरी पर्यावरण तथा लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर। उनका कहना था कि अगर इन विषयों पर ठोस जवाब नहीं मिलता तो वे अनशन पर बैठेंगे। अब अक्सर राजनीति में अल्टीमेटम दिए जाते हैं, लेकिन लोग सोच रहे थे कि शायद ये भी सिर्फ बयान रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय सीमा पूरी होने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद आंदोलन को और ज्यादा मीडिया कवरेज मिलने लगी। उधर
छात्र संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। कुछ प्रदर्शनों में प्रतीकात्मक तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। यहां तक कि उनके जन्मदिन के मौके पर प्रदर्शनकारी केक लेकर उनके कार्यालय के बाहर पहुंचे और कहा, हमारी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब हमारी तरफ से एक और गिफ्ट भी स्वीकार कर लीजिए, अपना इस्तीफा। यह विरोध करने का ऐसा तरीका था जिसे देखकर लोग भी बोले, भारतीय जुगाड़ सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, प्रोटेस्ट में भी लेवल अलग ही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। किसी ने इसे रचनात्मक विरोध कहा, किसी ने राजनीतिक ड्रामा, तो किसी ने इसे जनता के बढ़ते गुस्से की निशानी बताया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की। इसके बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच ऑनलाइन बहस और तेज हो गई। एक पक्ष इसे सामान्य शुभकामना बता रहा था, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा था कि जब विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं तब इस तरह की पोस्ट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यानी अब मामला सिर्फ संसद या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं था। सड़क, सोशल मीडिया और राजनीतिक मंच, तीनों जगह बहस अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इन सारी घटनाओं का सरकार पर कोई असर पड़ रहा है या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। देखिए, राजनीति में कई बार असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब लगातार कई मुद्दे एक साथ सुर्खियों में रहने लगते हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठाने लगे, छात्र सड़क पर उतर जाए और सोशल मीडिया 24 घंटे उसी पर चर्चा करे, तब सरकार पर दबाव बनना बिल्कुल स्वाभाविक माना जाता है। इसी बीच एक और खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। वैसे तो ऐसी मुलाकातें संवैधानिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा होती हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग की वजह से कई तरह की अटकलें लगने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या आने वाले समय में केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्या कुछ मंत्रालयों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, और सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्रालय को लेकर होने लगी। दरअसल छात्र संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी था। विपक्ष भी शिक्षा मंत्रालय को लेकर सरकार को घेर रहा था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो क्या शिक्षा मंत्रालय में भी नया चेहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से उस समय तक ऐसी किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, कई बार खबरों से ज्यादा चर्चा, चर्चा से ज्यादा अटकलें और अटकलों से ज्यादा एक्सपर्ट पैदा हो जाते हैं। सुबह एक ट्वीट आता है, दोपहर तक उसका विश्लेषण, शाम तक उसके 5 थ्योरी वीडियो और रात तक लोग बोलते हैं भाई अंदर की खबर है, जबकि अंदर कौन गया था ये किसी को नहीं पता। उधर विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि सरकार कई मोर्चों पर दबाव महसूस कर रही है। राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी अपने आरोपों को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहीं छात्र संगठनों का आंदोलन भी थमता हुआ नहीं दिख रहा था। यानी अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन राजनीतिक दबाव एक ही दिशा में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि दूसरी तरफ ये बीजेपी और उसके समर्थकों का कहना था कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और सरकार अपना काम पहले की तरह करती रहेगी। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे थे और आखिरी फैसला हमेशा की तरह जनता और समय पर छोड़ दिया गया। अब आने वाले दिनों में अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो क्या शिक्षा मंत्रालय में नया चेहरा देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उनका चुनावी असर दिखाई देगा? और क्या मौजूदा राजनीतिक समीकरण आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल इतना तय है कि भारतीय राजनीति में अगले कुछ महीने काफी दिलचस्प रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ सरकार भी अपने अगले कदमों की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हर नया बयान, हर नई बैठक और हर नया राजनीतिक फैसला चर्चा का विषय बनने वाला है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कैबिनेट फेरबदल देखने को मिल सकता है? क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होगा और क्या मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का असर आगे की राजनीति पर पड़ेगा? अपनी राय
नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों को आसान भाषा में बिना बेवजह के शोर शराबे के विस्तार से समझते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।